जानों के रजा फाउंडेशन और कृष्णा सोपती शिवनाथ निधि आप सबका युवा 2021 में स्वागत करती है। पिछले वर्ष कोविड के कारण यह आयोजन संभव नहीं हुआ था। इसके पहले कि मैं आज के आयोजन के बारे में आपसे कुछ बात करूं, मैं ये ज़रूरी समझता हूं कि आपको रजा फाउंडेशन के बारे में अवगत कराऊं। बहुत सारे लोग, जिनमें हमारे कुछ युवा मित्र भी दुर्भाग्य से शामिल हैं, रजा फाउंडेशन के बारे में तरह तरह की अफवाहें उड़ाते रहते हैं, उनको फैलाते रहते हैं, उनमें विश्वास भी करते रहते हैं। बावजूद इसके कि उनमें से कुछ तो कम से कम यहाँ आए हैं और उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से देखा है, तो बहरहाल उनका ईमान उन पर, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर फिर भी आपको ये बताना जरूरी है कि रजा फाउंडेशन ससरा है क्या। ये एक नॉन प्रॉफिट चैरिटेबल ट्रस्ट है जो रजिस्टर्ड है। उसको अब 20 वर्ष हो रहे हैं। ये तब राजा साहब ने बनाया था जब उनके पास कुछ पैसा उनकी कला से आना शुरू हुआ और उनको ये तकलीफ होना शुरू हुई कि हमारे देश में युवाओं के लिए बहुत कम अवसर होते हैं, साधन होते हैं। तो हमने उससे शुरू किया था और इसको एक नई गति मिली जब 2010 के दिसंबर में वो फ्रांस छोड़कर, जहां वो 60 वर्ष रहे थे, यहां आ गए। ट्रस्ट का मतलब है इसमें 9 ट्रस्टीज हैं, न्यासी हैं। 3 आजीवन न्यासी हैं जो रजा साहब ने स्वयं नियुक्त किए थे। एक है अरुण वढेरा, दूसरे उदयन वाजपेयी, तीसरा मैं, और मैं इसका प्रबंध न्यासी भी हूं। हमारे जो 5 वर्ष की अवधि के लिए न्यासी होते हैं उसमें हैं अखिलेश, मनीष पुष्कले, रुबीना करोड़े, अतुल डोडिया, और जो और न्यासी हैं वो हैं
उस्ताद बहाउद्दीन डागर और नीलम मान सिंह चौधरी। ये न्यास है और मैं इसका प्रबंध न्यासी हूं। इसके न्यास के लिए जो भी काम करते हैं उसका कोई मानदेय, वेतन, भत्ता इत्यादि नहीं लेते हैं। हम सब ये काम रजा साहब की स्मृति में, उनके सम्मान में करते हैं। हर वर्ष हमारे लेखाओं का परीक्षण आयकर विभाग करता है और मेरी व्यक्तिगत जो राजनीतिक स्थिति है उसके कारण कुछ जरूरत से ज्यादा सूक्ष्मता से करता है। अभी तक यानी पिछले 2 साल का लेखा जोखा छोड़ दें तो कोई आपत्ति नहीं आई है। तो ये है रजा फाउंडेशन। इनमें से बहुत सारी गतिविधियां ऐसी हैं जिनको अगर हम ना करें तो कोई कहने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। हम जो करें सो करें, ना करें तो ना करें। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस वार्षिक आयोजन की बात सूझी कैसे। राजा साहब हमेशा ये कहते रहते थे कि हमको, एक बार उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारी कविता जब छपती है किसी पत्रिका में तो तुमको कितना पारिश्रमिक मिलता है। मैं लजा सा गया। वैसे ही मेरा कुछ लाली जरूरत से ज्यादा है और वो कुछ और लाल हो गई, क्योंकि वो राशि बताते हुए मुझे बहुत ही शर्म आई, क्योंकि इतनी कम थी वो। उनको आश्चर्य हुआ, उन्होंने कहा क्या मतलब। मैंने कहा कि तो कहने हमको कुछ करना चाहिए, कुछ करना चाहिए। तो हमने वो करने के हिसाब से, जब तक वो जीवित थे तब तक रजा फाउंडेशन रजा साहब के नाम पर कुछ नहीं कर सकता था। वो उस इमारत में जिसमें वो 5 वर्ष रहे, उस इमारत को यद्यपि उन्होंने स्वयं अपने पैसे से खरीदा था, लेकिन चूंकि उसको रजा फाउंडेशन के नाम कर दिया था इसलिए उसका वो मासिक किराया देते थे। 5.5 वर्ष सैयद हैदर रजा फाउंडेशन की इमारत में 2 कमरे में रहने के कारण मासिक किराया देता था। तो ये है उसका ढांचा। इस वर्ष क्योंकि ये रजा साहब की जन्म शताब्दी है, हम युवाओं के लिए अपने कार्यक्रमों में हमने कुछ इजाफा किया है। हालांकि साहित्य वाले में अब हम कुछ कटौती या परिवर्तन करने जा रहे हैं, और वो बात अभी नहीं बताऊंगा, अंत में बताऊंगा। एक तो हमने एक गैलरी त्रिवेणी कला संगम में छोटी गैलरी किराए पर ली है और हम वहां 12 युवा कलाकारों की पहली एकल प्रदर्शनियां कर रहे हैं। हमारे संग्राहकों ने जिनके नाम सुझाए हैं उसमें 3 या 4 की हो चुकी हैं और जैसे जैसे होगा वो होगी। ये पहली बात है। मार्च के अंत और अप्रैल में हम भारत के 100 युवा कलाकारों की एक बड़ी प्रदर्शनी करने जा रहे हैं, जो 5 कला वीथिकाओं में एक साथ होगी और एक साथ उद्घाटित होगी। 100 युवा कलाकारों की इतनी बड़ी प्रदर्शनी जहां तक मैं जानता हूं भारत के इतिहास में कभी नहीं हुई। तीसरी बात, फरवरी महीने में हम एक भारतीय युवा कविता समारोह करेंगे, जिसमें भारत की लगभग 15-16 भाषाओं के युवा कवियों को आमंत्रित करेंगे कविता पाठ के लिए।
हमने कई युवा लेखकों को वरिष्ठ लेखकों के आलस्य, उपेक्षा और अरुचि के कारण कई युवा लेखकों को जीवनियां लिखने के लिए रजा फेलोशिप दी है। युवा शास्त्रीय कलाकारों की संगीत और नृत्य के हम लगातार प्रस्तुतियां करते रहे हैं। इधर वो लंबित है क्योंकि कोविड की मेहरबानी। भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार जो उनके परिवार द्वारा पिछले साल तक यानी दिया जाता था, अब रजा फाउंडेशन में आ गया है और उसमें हमने ये महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है कि अब वो किसी कविता पर नहीं, पहले कविता संग्रह पर किसी युवा के दिया जाएगा। और आज संभवतः थोड़ी देर बाद हमारे जूरी के सदस्य आएंगे जो उसकी घोषणा करेंगे कि पिछले वर्ष का भारत भूषण अग्रवाल, पिछले वर्ष प्रकाशित कविता संग्रहों में से किस कविता संग्रह को वो दिया जा रहा है। आप जानते हैं कि कृष्णा सोपती ने 1 करोड़ रुपया पहले, और जब उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला तो 11 लाख बाद में रजा फाउंडेशन को दिया था। और हमने एक अलग से निधि स्थापित की है जिसके अंतर्गत हम ये कार्यक्रम भी करते हैं। उन्होंने अपना फ्लैट भी जिसमें वो रहती थी मयूर विहार में हमारे नाम कर दिया था। कुछ कानूनी अड़चनों के कारण अभी तक वो फ्लैट हमको, हालांकि हमारा कब्जा उस पर है, लेकिन वो कानूनी रूप से हमको अंतरित नहीं हुआ है। हमारी कोशिश है, वो चाहती थी कि ये लेखकों के लिए, विशेषतः युवा लेखकों के लिए एक आवास बने जिसमें कोई युवा लेखक या कोई लेखक थोड़ी देर के लिए आकर फिर अपना काम कुछ कर सके। तो ये करना यहाँ तो संभव होता लगता नहीं है, तो इसलिए हम सोच रहे हैं कहीं पहाड़ में कोई, अगर वो मिल गया हमको तो हम एक पहाड़ में ऐसी व्यवस्था करेंगे जहाँ लेखक और कलाकार जा सके। हमने बहुत सारे लेखकों कलाकारों को लॉकडाउन के दौरान उनकी वित्तीय परिस्थिति बहुत खराब हो जाने के कारण उनकी मदद भी की है, मासिक रूप से 3-4 महीने। उनके नाम बताना इसलिए ठीक नहीं है कि इससे उनके स्वाभिमान को चोट पहुंच सकती है। इस बार युवा 221 थोड़ा अलग है। अलग इस मामले में है कि वो साहित्य पर केंद्रित नहीं है। इस मामले में हमारे हिंदी साहित्य का जो परिसर है उसमें कलाओं का प्रवेश बहुत कम हुआ है। तो ये कुछ जानबूझकर उसमें दखल देने की कोशिश है कि हम युवा लेखकों को अपने समय के 7 मूर्धन्य कलाकारों से रूबरू कराएं। ये 7 लोग क्यों चुने गए? 7 का हिंदी से कुछ न कुछ गहरा संबंध है। रजा अपनी मातृभाषा ही हिंदी कहते थे और जाहिर है कि हिंदी में उनकी गहरी दिलचस्पी थी। जगदीश स्वामीनाथन ने हिंदी में कविताएं लिखी हैं, वो तमिल भाषी थे, लेकिन उन्होंने हिंदी अंचल के एक बड़े संस्थान भारत भवन को बनाने में और चलाने में बरसों तक बहुत योगदान किया है। कुमार गंधर्व यद्यपि कन्नड़िगा थे, कर्नाटक से थे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा, अंतिम हिस्सा जो कि करीब
40 वर्षों से अधिक में था, देवास में गुजारा। और आप सब जानते हैं कि कबीर, तुलसी, सूर, मीरा इत्यादि का गायन जैसा कुमार गंधर्व ने किया है, वैसा न तो उनके पहले किसी ने किया, न उनके बाद में कोई करेगा। मणिकौल सारी फिल्में हिंदी में बनाई। हिंदी की प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों पर जितनी फिल्में मणिकौल ने बनाई, किसी और ने नहीं बनाई। उन्होंने शुरू किया था मोहन राकेश से, फिर विजय दांते था, और फिर गजानन माधव मुक्ति बोध, और अंत में विनोद कुमार शुक्ल। हबीब तनवीर जैसा आप जानते हैं हिंदी के ही थे, और उन्होंने हिंदी की एक बोली छत्तीसगढ़ी के कलाकारों के साथ काम करके। बिरजू महाराज, हम उम्मीद कर रहे हैं कि कल जो उन पर सत्र है उसमें बिरजू महाराज स्वयं आएंगे। वो एकमात्र जीवित विभूति हैं इस सप्तक में। मुकुंद लाठ, जिनकी हाल में मृत्यु हुई, उन्होंने अपना संगीत, आधुनिकता, शास्त्र परंपरा के बारे में जो बहुत मौलिक चिंतन किया है वो हिंदी में किया है। तो ये तो एक मोटा मोटा कारण है। अब एक निजी कारण भी है, वो ये है कि इन सब से मेरी दोस्ती थी। तो ये मेरे मित्र थे, गुरु थे, शिक्षक थे, तो मैं थोड़ा बहुत इनके प्रति अपना ऋण भी सार्वजनिक रूप से चुकाना चाहता हूं, और कुछ इसका रौब भी आप पर डालना चाहता हूं कि देखो, इस टुच्चेपन में मत फंसो। हाँ, बड़ों बड़ों की सोहबत करो तो हो सकता है थोड़ा बहुत बड़प्पन तुम पर भी छिटक जाए। विनय का पाठ सिखाना भी लेखकों को बहुत जरूरी है। आजकल ऐसे साधन पैदा हो गए हैं जिससे बहुत कम प्रतिभा वाला लेखक भी अपने को बहुत ही आत्मप्रदीप्त प्रतिभा का व्यक्ति मानने लगा है। तो इसको भी थोड़ा कम करना जरूरी है। कितना कम हम कर पाएंगे ये तो अलग बात है, लेकिन बहरहाल एक और बात जो है वो ये है कि ये सभी आधुनिकता की शबीहें हैं अपने अपने ढंग से। रजा ने एक वैकल्पिक आधुनिकता खोजने की कोशिश की। आधुनिकता से हम अक्सर जो अभिप्राय लगाते हैं, तनाव, विकृति, विद्रूप, विडंबना इत्यादि इत्यादि, रजा के यहाँ शांति, मौन, संगति, लय, तो ये एक वैकल्पिक आधुनिकता है। स्वामीनाथन ने जो आधुनिकता के इतिहास से आक्रांति है उसको खारिज किया और एक तरह से इतिहास के परे जाने की कोशिश की एक तरफ, और दूसरी तरफ एक तरह की प्रागैतिहासिकता का पुनर्वास किया। उन्होंने इस देश में आदिवासी लोक कलाओं को तथाकथित आधुनिक कलाओं के समकक्ष रखने का क्रांतिकारी प्रयत्न किया, जो भारत भवन में प्रतिफलित हुआ। कुमार गंधर्व की कीर्ति इस कारण तो है ही कि उन्होंने कबीर को गाया और त्रिवेणी गाई और तमाम भक्त कवियों को गाया, पर इससे ज्यादा बड़ी कीर्ति उनकी है, उन्होंने राग के बारे में बहुत गहरा चिंतन किया। उनका राग चिंतन स्वयं संगीत शास्त्र में एक अद्भुत है, क्योंकि ज्यादातर संगीतकार या तो कहते गुरु की महिमा है, अल्लाह का करम है, बुजुर्गों का दिया हुआ है। कुमार गंधर्व ऐसा नहीं मानते थे, वो कहते थे हाँ बुजुर्गों का दिया हुआ तो है, पर आप उसमें क्या जोड़ रहे हैं। ये तो ऐसा हुआ कि आपके बुजुर्ग ने आपके नाम एक बैंक अकाउंट खोल दिया और चेक बुक आपको दे दी, तो आप उसके चेक काट रहे हैं वगैरह वगैरह।
मणिकौल, मणिकौल ने सर्वथा आधुनिक कला यानी सिनेमा को शास्त्रीय बनाने की कोशिश की। वो ध्रुपद के बहुत अच्छे ज्ञाता भी थे, उसके गुरु भी थे, तो उन्होंने हर चीज को विलंबित किया। मणिकौल की फिल्में विलंबित लय में हैं, ठीक उसी तरह से जैसे आमिर खान ने ख्याल गायकी को विलंबित किया था और एक क्रांतिकारी परिवर्तन शास्त्रीय संगीत में हुआ था। मुकुंद लाठ, मुकुंद लाठ ने हमारी आधुनिकता में बहुत सारे, क्या कहते हैं उसको, कोचा, उसको बस्ट क्या पंक्चर किया। इस अर्थ में पंक्चर किया, एक उदाहरण देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि 10वीं शताब्दी में दरभंगा के एक नव्य न्यायिक हुए उदयनाचार्य, उन्होंने अपने को कश्मीर शैव नैयायिकों से अलग करने के लिए कहा, ते प्राचीना वयम आधुनिका, वे प्राचीन हैं, हम आधुनिक हैं। आधुनिक शब्द का ठीक मॉडर्न के रूप में इस्तेमाल हमारी परंपरा में पहली बार 10वीं शताब्दी में हुआ। ये बात हमें मुकुंद लाठ ने बताई। मुकुंद लाठ ने ये भी बताया कि ठीक उसके 100-125 बरस बाद वही दरभंगा में कोई गंगेश चट्टोपाध्याय नाम के नए, तो उन्होंने उदयनाचार्य की स्थापनाओं को चुनौती दी। तो मुकुंद लाठ ने कुछ विनोद भाव से कहा है कि उनको हमको उत्तराधुनिक कहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो आधुनिक था उसको। तो ये सब बातें जिन लोगों ने बताई हैं, आधुनिकता की हमारी जो साहित्यिक समझ है वो बहुत सीमित है। उससे ज़्यादा बड़ी फैली हुई आधुनिकता है जो कलाओं के माध्यम से प्रकट होती रही है। हबीब तनवीर ने निपट लोक कलाकारों से सर्वथा आधुनिक नाटक कराए। उन्होंने मृच्छकटिक भी कराया, शेक्सपियर भी कराया, वेटिंग फॉर गोडो भी कराया। यानी लोक में भी आधुनिकता का जोखिम उठाने की स्थिति है, ये हमको पहली बार बताया। और महाभारत और ये इन सब की जो बड़ी लंबी परंपराएं हैं, इनके लोक पुनर्जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम किया। अब बिरजू महाराज कथक बिखरा बिखरा सा कुछ लेगडैम जैसा होता था, उसको संयोजित करके एक रूपाकार देने में उनकी बड़ी भूमिका है। कथक का नाम लेते ही बिरजू महाराज का नाम, या बिरजू महाराज का नाम लेते ही कथक, और कथक एकमात्र नृत्य शैली है शास्त्रीय जो कि उत्तर भारत की यानी हिंदी अंचल की है। ये आयोजन जिसमें 28 शहरों के 40 लेखक आमंत्रित हैं, अब पता नहीं कितने आए हैं, कुछ तो खेत रहे ही होंगे, कुछ विलंब गए होंगे, एक का सुनते हैं पैर ही टूट गया है। तो मैं उनसे कहना चाहता था, वैसे तो मेरा ख्याल था तुम्हारा दिमाग ही कुछ गड़बड़ है, अब तुम्हारा पैर भी गड़बड़ हो गया। तो बहरहाल जितने आए हैं उनके प्रति बहुत कृतज्ञता। ये ऐतिहासिक अवसर है, और ये कहते हुए मैं याद करना चाहता हूं, उस अर्थ में नहीं जिसमें हमारे वरिष्ठ मित्र नामवर सिंह ऐतिहासिक कहा करते थे, क्योंकि वो साल में 4-5 चीज़ों को ऐतिहासिक घोषित करते थे। फला कवि ऐतिहासिक है, ये पत्रिका ऐतिहासिक है, क्षण ऐतिहासिक है। ये ऐतिहासिक इसलिए है कि मैं नहीं जानता कि कभी इतनी बड़ी संख्या में लेखक कलाकारों पर बोलने के लिए एकत्र हुए। इस अर्थ में ये अभूतपूर्व है। इस अर्थ में भी अभूतपूर्व है
कि इतने सारे युवा लेखक ऐसा करने, ये वरिष्ठ लेखक बोलने तो फिर भी समझ में आता है, बल्कि वैसा आयोजन भी नहीं हुआ कि वरिष्ठ लेखक ही कलाकारों पर बोले। ऐसा आयोजन भी मैं तो नहीं जानता कि कोई हुआ हो, क्योंकि हुआ होता तो हम भी बुलाए जाते, कुछ हमारी भी तो बदनामी है इन सब चीज़ों के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो बहरहाल अब हमारे इसके पहले के हमारे सत्र विधिवत आरंभ हों, हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ तो शायद यहाँ दोपहर आते आते, लेकिन कुछ शाम को जो हमारा रसरंजन और भोजन का कार्यक्रम है, उसमें बहुत कई सारे लोग आएंगे जिनसे मिलाना हम चाहते हैं कि आप उनसे मिलें। मसलन आशीष नंदी आएंगे, बुद्धिजीवी सुहास बोरकर आएंगे, 2 कलालोचक गायत्री सिन्हा और गीति सेन आएंगी, कुमार गंधर्व के शिष्य मधु मुदगल आएंगे, M.K. रैना शायद अभी आ जाएं, कीर्ति जैन, मनीष पुष्कले तो आ गए हैं, मृदुला गर्ग, असगर वजाहत, और कल जैसा मैंने कहा पंडित बिरजू महाराज स्वयं आएंगे। अब इस अवसर पर आप जानते हैं, इसका मैंने जिक्र नहीं किया, कि हमने दुर्भाग्य से दिवंगत प्रकाश साव की स्मृति में एक प्रकाश वृत्ति स्थापित की थी, जिसमें कई पहली पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, लवली गोस्वामी, मोनिका कुमार, पूनम अरोड़ा, अमिताभ चौधरी, अंबर पांडे, सुशोभित इत्यादि की। उसी श्रृंखला में अनामिका अनु का पहला कविता संग्रह इंजी करी प्रकाशित हुआ है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे आएं और एक प्रति प्राप्त करें। अनामिका जी, हमने पूनम अरोड़ा से अनुरोध किया था कि वो, पहले किसी और से भी किया था लेकिन उनको वक्त नहीं था, तो अब पूनम अरोड़ा से किया कि आप स्त्री कविता का एक संचय, इस समय स्त्री कविता का बड़ा उबाल है, या क्या कहें, उभार है। उभार शब्द ठीक नहीं लगता, उबाल ही कहना ठीक है। तो हमने सोचा कि भाई इसका कुछ एक जायजा लेने के लिए कुछ सामग्री तो होनी चाहिए। तो पूनम अरोड़ा ने बारिश के आने से पहले इसमें 41 कवियत्रियों की कविताएं हैं। तो पूनम जी आइए। आए नहीं हैं लेकिन आ गए। अमितेश जी आ गए? अरे आ गए, आइए। वैकल्पिक विन्यास नाम से उन्होंने, आप ही मैं यहाँ, तस्वीरें बुता, हम लोग हबीब तनवीर पर एक सत्र है और उनकी पुस्तक हबीब तनवीर पर ही है। बहरहाल अब हमारा पहला सत्र जो रज़ा पर केंद्रित है, तो अणुशक्ति सिंह, पूनम अरोड़ा,
कुमार सुशांत, प्रवीण कुमार और अंकित नरवाल आदि। संयोजन कौन करेगा? अंकित नरवाल जी संयोजन करेंगे। हाँ, आपका नाम है ना? हाँ। हालांकि हमारे युवा बंधुओं को तो मालूम है, खेल का नियम ये है कि 10 मिनट बोलना है तो 10 मिनट ही बोलना है। और मैं अपने पुराने शिक्षक को याद करता हूं कि अगर तुम 10 मिनट में अपनी बात नहीं कह सकते तो 100 मिनट में भी नहीं कह पाओगे। तो बहरहाल 10 मिनट इधर उधर थोड़ा बहुत हो सकता है। दूसरी बात यह है कि धन्यवाद इत्यादि न दीजिए, किसी को संबोधित नहीं कीजिए, कहना हो तो मित्रों कहिए बस, क्योंकि उसमें भी बहुत वक्त लगता है। तो ये खेल के 2 नियम हैं। सभी अग्रजों को नमस्कार। रजा फाउंडेशन कृष्णा सोपती शिवनाथ निधि युवा 2021 के इस कार्यक्रम में और सैयद हैदर रजा के विशेष सत्र में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं बिना वक्त जाया किए, क्योंकि 11:15 बजे एक सत्र शुरू होना था, तो उसमें 15 मिनट पहले ही पीछे चल रहे हैं, तो मैं बारी बारी से एक एक वक्ता को बुलाऊंगा। मैं थोड़ा सा परिचय, चूँकि युवा कहने से कई बार इस बात का भी भ्रम लगाया जाता है कि इनको यूं ही दरकिनार किया जा सकता है, तो वो इतने उनके काम के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दूंगा। पहले वक्ता के रूप में मैं अणुशक्ति सिंह जी को आमंत्रित करता हूं। अणुशक्ति जी खबरिया वेबसाइट DNA हिंदी की संपादकीय टीम का हिस्सा हैं। पत्रकारिता से स्नातक किया है, 2 उपन्यास लिख चुके हैं और कविताएं आलेख इनके प्रकाशित होते रहते हैं। तो अणुशक्ति जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वे आए और 10 से 12 मिनट में अपनी बात रखें। शुक्रिया अंकित। बेहद शुक्रिया अंकित। नमस्कार, यहाँ उपस्थित सभी श्रोताओं और साथी वक्ताओं का सादर अभिनंदन। रजा न्यास का अपरिमित आभार। रजा न्यास का आभार एक बार फिर से इसलिए भी कि इस आयोजन के जरिए उनका हम युवाओं को कला साहित्य ही नहीं वरन व्यक्तित्व के नए रुख से मिलाने का जो प्रयास होता है वह अनुपम है। मैं यह इसलिए कह रही हूँ कि इस युवा आयोजन की वजह से पिछली बार मुझे महात्मा गांधी की पुस्तक प्रार्थना प्रवचन पढ़ने का मौका मिला। किताबें जाहिरन बदलती हैं हमें, प्रार्थना प्रवचन ने मुझसे मिलवाया, अपने आप को और अधिक स्वीकार करना सिखाया। बहुत तो नहीं पर तनिक से गांधी को अपने अंतस में समावेशित करना सिखाया। गांधी की बात करते हुए चलते हैं उस चित्रकार की ओर जिनके जीवन का दर्शन गांधी के पदचिन्ह थे, जिनकी वजह से आज हम 40 युवा एकत्रित हुए हैं। मैंने रजा को जानने की कोशिश की, कुछ किताबों और कुछ आलेखों के सहारे। यह पूरी प्रक्रिया एक यात्रा थी जिसमें कई भाव थे, कभी नमनाक आंखें, कभी सिहरन, कभी सम्मोहन और कभी गर्व। सैयद हैदर रजा, उनका पूरा जीवन वृत्त एक असाधारण यात्रा को सबसे अधिक सहज भाव में जीने की कला के तौर पर नजर आता है। यशोधरा डालमिया जी की पुस्तक पलटते हुए उनकी जिंदगी के सफ़हे यूं खुले कि जहन ने स्वयं ही उस महान चित्रकार की एक तस्वीर बनानी शुरू कर दी। बचपन को थोड़ा पड़े रखते हुए मैं उस जगह से शुरुआत करना चाहती हूं जो मुझे रजा के प्रति सम्मोहित करता गया। विभाजन का दर्द और भारतीयता संभाले रखने की वह चाह कि जिंदगी के 5 दशक फ्रांस में गुजारने के बाद भी रजा भारतीय ही रहे। वे हिंदुस्तानी नहीं, भारत के नागरिक थे। और मैं ऐसा क्यों कह रही हूं यह आने वाले पैराग्राफ में स्पष्ट है। सतीश गुजराल, कृष्ण खन्ना और रजा कुछ उन चित्रकारों में थे जिन्होंने विभाजन का दर्द सद्यह झेला था। रजा का पूरा परिवार पाकिस्तान चला गया था, यहाँ तक कि उनकी अपनी पत्नी फातिमा भी रजा को छोड़कर चली गई। रजा बने रहे, अपने परिवार के इकलौते सदस्य के तौर पर बने रहे,
दमोह के आत्मीय वातावरण का अचानक से ही अप्रिय हो जाना और परिवार के सभी सदस्यों का चले जाना, अकेले होने का यह संताप उनके शब्दों में, उनके चित्रों में परिलक्षित होता रहा। भारतीय बने रहने का संकल्प भी बार बार उद्भाषित होता रहा। वे एक जगह कहते हैं, बावजूद इसके कि विभाजन मेरी निगाह में एक त्रासदी था, मैंने हिंदुस्तान में ही रहने का निश्चय किया और इस निश्चय को लेकर मुझे कभी भी पछतावा नहीं हुआ। मुझे खुशी है कि मैंने अपना नाम, अपना मजहब, अपना पासपोर्ट बरकरार रखा और मैंने फ्रांस में 52 साल गुजारने के बाद भी हिंदुस्तानी नागरिक बना रहा। खैर, वे स्वयं को हिंदुस्तानी कहते हैं, मैं उन्हें भारतीय अधिक कहूंगी। रजा के इस संकल्प और उनके चित्रों में इसके परिलक्षण पर कला समीक्षक और लेखक इनापुरी कहती हैं, रजा जहां भी रहे, जिस भी हाल में रहे, वे अपनी मातृभूमि से कभी दूर नहीं रहे। लड़कपन के दिनों की गहरी काली रातें उनके साथ रहीं और उनके साथ यह इतना रहा कि वे अक्सर किसी अजनबी संगीत के धुनों पर थिरक रहे आदिवासी नर्तकों के भव्य रूप की कल्पना के आगोश में डूब जाते। आह, यही तो मंडला था, यही तो रजा की आत्मा थी। रजा के चित्रों को लेकर एक सुंदर वाकया और याद आता है। इसे मैं रजा का आत्म परिष्करण भी कहूंगी। घटना न्यूयॉर्क की उनकी यात्रा से जुड़ी हुई है। उन दिनों वे प्रसिद्ध हो रहे थे। उनसे मिलने आलोचक हेस गए। उन्होंने रजा से बात की और कहा कि रजा की कला बेहद फ्रांसीसी है। यह चित्रकार के लिए बड़ा झटका था, पर सख्त ईमानदार रजा ने इसे नकारा नहीं, वरन स्वीकार किया। रजा ने इस घटना को नए रक्त संचलन की तरह लिया। उन्होंने पेरिस में बहुत कुछ सीखा, पर उनकी आत्मा में पेरिस नहीं था, वहां सौराष्ट्र सरी की कृतियां बसती थीं, जिसमें फ्रांसीसी कला का अमूर्तन तो था, पर उसके आत्म में रजा खुद थे। उनकी मातृभूमि का परिवेश था। न्यूयॉर्क यात्रा पर रजा की एक टीप यह कहती है कि इस यात्रा ने मुझे अपने अंदर देखने की दृष्टि दी। एक युवा लेखक के तौर पर जब मैं रजा को पढ़ती हूँ, रजा को जानती हूँ, तो प्रेरित होती हूँ कि अपने ऊपर केंद्रित आलोचकीय दृष्टिकोणों का सम्मान कर सकूं, अपने आप को परिष्करण के लिए प्रेरित कर पाऊं। वे महान थे, बतौर कलाकार और बतौर व्यक्तित्व भी। एक महान कलाकार अपनी नवाकतों के लिए कैसा था, यह जानने की उत्कंठा मुझमें तीव्र थी। इसी के नाते मैंने अखिलेश का लिखा रजा मैंने जैसा देखा गह लिया और उन तक पहुंच भी गई, यह जानने को कि मुझे सैयद हैदर रजा के बारे में वह अनोखी बात बताइए जो आपने अपनी किताब में नहीं लिखी है। अखिलेश संभवतः यहाँ श्रोताओं में उपस्थित हैं और हम युवाओं को अपनी टीप से तनिक और परिमार्जित करने वाले भी हैं। मैं उनकी उपस्थिति में रजा के विषय में उनके कहे इस वाक्य को दर्ज करती हूँ। रजा उन कुछ एक चित्रकारों में से थे जिन्होंने अपने युवाओं का ख्याल रखा। सब कुछ से अनजान इन युवा चित्रकारों को यह बताया कि कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे करना है। केवल रजा, हुसैन और स्वामीनाथन इस तरह की टीप के साथ युवाओं का मार्गदर्शन करते थे। अखिलेश ने जो कहा है उससे मिलती जुलती एक घटना का वर्णन उन्होंने रजा पर केंद्रित अपनी पुस्तक में भी किया है। वे जब फ्रांस में रजा के यहाँ पहुँचते हैं तो उनके लिविंग रूम में अपना बनाया हुआ चित्र देखते हैं। इस वाक्य को पढ़ते हुए मैं थोड़ा बहुत वह चित्रकार हो जाना चाह रही थी जिसकी तस्वीर उस लिविंग रूम में थी। एक उदीयमान चित्रकार के लिए इससे बड़ा हासिल क्या होगा। अखिलेश आगे लिखते हैं, उनके संग्रह में उन नए चित्रकारों के चित्र भी थे जिनके नाम रजा भूल गए थे। इस घटना को लिखते हुए मैं उस हिस्से को नहीं भूलना चाहती हूँ जब रजा अपने यहाँ आए इस युवा चित्रकार को फ्रांस की समय सारणी की इज्जत करने की टीप देते थे। यह छोटी सी बात होगी अन्य के लिए, पर प्रगति पथ पर बढ़ रहे युवा के लिए इसे जीवन सार माना जाए। उनके समय के कन्या युवा चित्रकार मनीष पुष्कले भी रजा को कुछ यूं ही याद करते हैं। एक सुंदर किस्सा, मनीष जी भी यहाँ श्रोताओं में है, नमस्कार। एक सुंदर किस्सा उस वक्त का मनीष दर्ज करते हैं जब लगभग अशक्त हो चुके रजा रोज स्टूडियो आते हैं। वे चल पाने में, खुद से खाना खाने में असमर्थ हैं, पर उनके चित्रों में उनकी ऊर्जा नहीं थे। यह मुझ सरीखे जीवन पथ के शिक्षार्थियों के लिए अपनी रचना प्रक्रिया को बचाए रखने की सीख है। मनीष पुष्कले कहते हैं, ज्यामिति रजा के बनाए चित्रों में आधार की तरह थी। उनको पढ़ते हुए मैं हतप्रभ होती हूँ कि उस जीनियस चित्रकार पर जिसने न केवल गणितीय संरचना के आकार रूप को बेहतरीन ढंग से साधा था, बल्कि लगभग अलग दिशा में बहती विधाओं और भावनाओं में यूं ही डूबता उतरता था। उनके कई पेंटिंग पर शब्द अंकित रहते थे, कभी कोई शेर, कभी किसी कविता की पंक्ति। 1981 में बनाई गई उनकी पेंटिंग माँ, जिसे उनकी सबसे शानदार कृतियों में शुमार किया जाता है, में एक पंक्ति है, माँ लौट कर जब आऊँगा क्या लाऊंगा। यह पंक्ति हमारे सम्मुख बैठे श्री अशोक वाजपेयी जी की है, रजा न्यास के कर्ता धर्ता, और हम जिस वक्त गवाह हैं उस वक्त के सबसे महत्वपूर्ण कवियों और साहित्यिक व्यक्तियों में से एक।
यशोधरा डालमिया लिखती हैं कि रजा की माँ नामक इस कृति में अशोक जी की कविता पंक्ति को उन्होंने लौटने की लालसा को प्रदीप्त रंग से उद्बोधित किया है। रजा रंगों को अपने अमूर्त आकारों में उकेरते थे और इन रंगों में प्रेम खास अवयव होता था। अपॉलॉजीज फॉर दैट शब्द, खास अवयव होता था। चाहे वह उनका प्रेम उनकी संगिनी जैनीन के लिए हो या मैत्रीवत प्रेम कृष्ण खन्ना के लिए। विरह के दिनों में वे जैनीन को बार बार लिखते हैं, तुम मुझे खत लिखो, लगातार लिखो कि मुझ में इससे नव उत्साह का संचरण होता है। कृष्ण खन्ना को उनके लिखे पत्र में प्रेम है, विकलता है, दोस्त के लिए चिंताएं हैं। कलाकार का अपने भावों में गहरे उतरना, पार पाना है। यहाँ खुसरो की पंक्ति वाको दरिया प्रेम का जो डूबा सो पार, उसके अनुभूत अर्थ में जी लेना भी है। जिससे प्रेम किया उसके समीप शिशुवत हो जाना प्रेम की असीमता है। जितने प्रेमी और शिशुवत वे अपनी जमीन के लिए थे, उतने ही अपने प्रेयसी के लिए भी। जैनीन जब फानी दुनिया के लिए विदा हो रही थी, उन्होंने कहा, मेरी रॉ का ख्याल रखना। अखिलेश इस बात की तस्दीक करते हैं और कहते हैं, जैनीन की मृत्यु के बाद रजा पेरिस में गुम हो गए थे। वे उस बालक की तरह थे जो इस दुनिया से संबंध बिठाने में खुद को अक्षम पाता है। यही बात यशोधरा डालमिया भी रेखांकित करती है। जैनीन का होना रजा के जीवन में उन मूल्यों का होना था जिससे वे जी रहे थे। यह एक अप्रतिम कलाकार का प्रेम के मूल्यों को कैनवस पर रचना भी था। 10 से 12 मिनट नाकाफी हैं उस चित्रकार को व्यक्त करने के लिए जिन्हें मैं कुछ दिनों से जी रही थी, जिनके खतों में उनके साथ थी, जिनकी जीवन यात्राओं को कभी नम तो कभी मुग्ध निगाहों से निहार रही थी। किंतु वक्त है और उसकी गरिमा का ख्याल बेहद जरूरी है। रजा स्वयं होते तो शायद वक्त की अवमानना पर आंखें तरेर देते। अतः अब मैं आज्ञा चाहूंगी, जाते हुए उनकी इमनेंस पेंटिंग पर दर्ज महात्मा गांधी के ये शब्द कहना चाहूंगी। मृत्यु के दरमियान जिंदगी बसर करती है, झूठ के दरमियान सच निकल आता है, अंधेरे के मध्य निकल आता है प्रकाश। शुक्रिया। धन्यवाद अनुशक्ति जी। इस सत्र के दूसरे वक्ता हैं पूनम अरोड़ा जी। पूनम जी इतिहास, मास कम्युनिकेशन और हिंदी में स्नातकोत्तर हैं। इनकी 2 कहानियां हरियाणा साहित्य अकादमी से पुरस्कृत हो चुकी हैं। इनकी कहानियां, लेख विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहते हैं। कामनाहीन पत्ता नाम से इनका एक कविता संग्रह प्रकाशित हुआ है और अभी नीला आईना नाम से इनका एक उपन्यास भी प्रकाशित होने वाला है। तो मैं पूनम जी को आमंत्रित करता हूँ वे आएँ और 10 से 12 मिनट में रजा जी के बारे में अपनी बातें कहें। आप सभी को नमस्कार। यदि दृश्य की सीमा को कोई अर्थ देने की संभावना पर विचार किया जाए तो मुझे लगता है कि यह एक दृश्य की मीमांसा में अन्य कई दृश्य सामने ले आएगा। जैसा कि अमेरिकन फिल्मकार, चित्रकार, संगीतकार और लेखक डेविड लिंच कहते हैं, जिसका भावार्थ कुछ इस तरह से है, मैंने सीखा है कि सतह से ठीक नीचे एक और दुनिया है। जैसे जैसे आप गहरी खुदाई करते हैं, एक अलग दुनिया आपके सामने होती है। अपनी अबोधता में मैंने इसे जाना, लेकिन मुझे इसका प्रमाण नहीं मिला। यह सिर्फ एक तरह का एहसास था। नीले आकाश और फूलों में भद्रता है, लेकिन एक और शक्ति भी है, एक वनैली पीड़ा और क्षय। यह भी सब कुछ के साथ है। अपनी चित्रकला में रजा के लिए बिंदु का अर्थ उच्च आध्यात्मिक जागृति का बोध है, जो अपने अर्थ खोजने में अन्य कई दृश्यों का निर्माण करता रहा। रजा के चित्र और उनमें स्थापित अवर्णनीय शांति मुझे फिल्म मेकर बेला टार की फिल्म ब्रेकमेस्टर हार्मोनीज की याद दिलाती है, जो रजा के चित्रों, विशेष रूप से बिंदु केंद्रित चित्रों में चेतना की सूक्ष्म आवृत्ति रचते हुए आंखों के सामने विराट दृश्य का निर्माण करती है। ऐन्द्रिक एकाग्रचित्ता के लिए रजा से एक बिंदु पर ध्यान लगाने के लिए कहा गया। यह एक ऐसा बीज था जो उनके अबोध चित्त में बो दिया गया था। वर्षों बाद जब फ्रांस जैसे कला को समर्पित देश में वे अपनी कला में व्यक्तिगत योगदान के परिप्रेक्ष्य से अपनी जड़ों को तलाश रहे थे, तो दरअसल यह खोज एक चित्रकार की बेचैनी थी, जिसे वे अपनी संगठित मान्यताओं के पार देखना चाहते थे। उस समय वे अपनी कला में अनंत की अवधारणा को
तलाशने के चरण में थे। रजा के चित्रों में बिंदु का आगमन और रजा के चित्रों से ही बेलाटार की सिनेमाई कृति में विशाल वेल का एक दृश्य दरअसल आध्यात्मिकता की उस संरचना को रचते हैं जिसमें अनुशासित एकाग्रता दृश्यों में दृश्य की उपस्थिति को सूक्ष्म तल पर ले आती है। यह तल जितना सूक्ष्म और रहस्यमयी है उतना ही सघन भी है। इन दोनों दृश्यों में साम्य है, यानी रजा के रचे बिंदु में समय और उसमें ध्वनित होते परम की उपस्थिति और वेल को केवल देखते हुए समय का अपनी गति में धीमा हो जाना। और मुझे यह भी लगता है कि चित्रकला और सिनेमा यथार्थ के स्वप्निल पक्षों को उसके सत्य और असत्य में, मूर्त और अमूर्त दोनों ही अनुभूतियों में अभिव्यक्त करते हैं। यहाँ रजा के संदर्भ में बेलाटार के सिनेमा को चिन्हित करने का मेरा आशय यह है कि सिनेमा और चित्रकला के साधारण दिखाई देने वाले आयाम में दरअसल अंतर्ध्वनित सत्य छिपे होते हैं, जिन्हें उद्घाटित करना स्वयं में एक आध्यात्मिक क्रिया है। मैं इन दोनों दृश्यों को देखती हूँ तो दोनों ही दृश्य सामान्य दृष्टि से केवल देखने भर का भ्रम देते हैं, लेकिन गहन अनुभूति के स्तर पर वास्तविक रूप से देखना केवल एक क्रिया नहीं है, बल्कि चेतना को एक क्रमिक आध्यात्मिक विकास के लिए पहल तैयार करना है, फिर उसे अभ्यस्त करना है। यदि इस देखने में एक कलाकार की दृष्टि समाहित है, एक कलाकार की दृष्टि, तो दृश्य आकृति में जिस मूर्त गहन सौंदर्य को विकसित करता है, उसी तरह अनाकृति में यह अमूर्त में अपनी बोध कथा कहता है। यह इतना भर था कि वेल की आंखों में देखना था जैसे रजा ने बिंदु में अपने भविष्य की कला को पहचाना और अंतिम समय तक उसका अनुसरण भी किया। और हम उन दोनों दृश्य को देख पाते हैं, जो ये दृश्य देख रहा है उसे भी, जिसे देखा जा रहा है उसे भी। इस बीच समय घट रहा है, एक लंबा समय जो मानवीय बोध को दूरी में से अपने समय के एक विलक्षण बिंदु तक पहुंचाता है। उस बिंदु तक पहुंचने में किसी को भी समय लग सकता है, और इसी घटते समय को सैयद हैदर रजा ने बहुत इत्मीनान से, संयम से अपनी कला में घटते हुए दिखाया है। यह संयम आंतरिक जिज्ञासा को बढ़ाता जाता है, और जब वे उस विलक्षण समय पर हमें पहुंचा देते हैं तो उस समय में क्रिया की एक प्रतिक्रिया भी होती है, और वही उसी क्षण हमें धीरे से हाथ पकड़कर एक धीमे सदमे के साथ उन दृश्यों से बाहर निकलने की तैयारी भी करने लगते हैं। कोई भी कला जिसने अपने उच्च आयाम को पा लिया हो, कभी भी आपकी जिज्ञासा को पूरी तरह से समाप्त नहीं करती, बल्कि नए प्रश्नों और जिज्ञासाओं के साथ आपको अकेला छोड़ देती है। एक और जहां रजा अपने चित्रों में मूर्तन की फॉर्म को त्यागते हुए ज्ञान की प्राचीनतम शाखा ज्यामिति, बिंदु और अदृश्य सत्यों की खोज में अमूर्तन की ओर बढ़ गए और अदृश्य में दृश्य की पीठिका का निर्माण करने लगे, जिस पर वे अपने अमूर्त और अदृश्य सत्ताओं को स्थापित कर सकें। वहीं दूसरी ओर रिकमिस्टर हार्मोनीज एक ऐसी सिनेमाई कृति है जिसे पूरी तरह से एक कविता का रुतबा दिया जा सकता है, एक सिनेमाई कृतित्व दृश्यमान गान जिसमें कैमरे और दृश्यों के मध्य समय जीवन का निरंतर आभास बना रहता है। समय का यही आभास सैयद हैदर रजा के चित्रों में भी दृश्यमान है। समय यानी दिव्य शक्तियां यानी रजा की वह आस्था जिसे वे अपनी प्रत्येक कलाकृति का स्रोत मानते ही बोलूंगी। हालांकि किसी भी तरह की आस्था को परखने के बेहद निजी और कई बार गुप्त उपकरण होते हैं जो भौतिक और पारलौकिक दोनों ही हो सकते हैं। मैं रजा की कलाकृतियों को इसी भाव में देख पाती हूँ। जिन लोगों को रजा का सानिध्य मिला, जिन्होंने उनके साथ समय बिताया, वे बेशक उनके व्यक्तित्व से परिचित होंगे, लेकिन रजा को उस दृष्टि से देखना, उस जगह से देखना जहां दुनियावी प्रचलित तुलनाएं और धर्म की कड़ी जा चुकी परिभाषाएं धुंधली दिखाई दें, वहां वे एक कलाकार, एक चित्रकार की तरह अपनी विराट उपस्थिति में दर्ज हैं।
ऐसा लगता है जैसे अराजक और स्वेच्छाचारी संसार में एक अप्रतिम घटना घटी है। मेरे लिए रज़ा तब और भी अधिक प्रासंगिक हो जाते हैं जब वे धर्मों के बीच शाश्वत सत्य की रोशनी के भेद मिटा देते हैं। ईसाई मूल्यों को समझने के साथ हिंदू आस्थाओं में विश्वास और इस्लाम की मर्यादा में स्वयं का परिष्कार उन्हें धर्म से अलग ले जाकर मनुष्यता सबसे परम सत्य है कि यथार्थवादी कल्पना के बीच ले आता है। मैंने यहाँ यथार्थ को कल्पना से इसलिए जोड़ा है कि कोई भी उच्च मूल्य पहले अदृश्य होता है, उसे शरीर पहल कल्पना से ही मिलता है। रज़ा से जुड़े कुछ छोटे छोटे किस्से हैं जो मेरे जहन में रह गए। एक बार एक प्रदर्शनी में, ये प्रदर्शनी शायद लास्ट ईयर थी त्रिवेणी कला संगम में, एक बार एक प्रदर्शनी में वह स्टूल मुझे दिखाई दिया जिसे रज़ा चित्रकारी के समय इस्तेमाल किया करते थे। वह स्टूल रंगों में पूरी तरह से डूबा हुआ था, यहाँ तक कि उसका निचला हिस्सा, टांगे पाए जो भी बोलो, यहाँ तक कि उसका निचला हिस्सा भी गहरे रंगों में रंगा हुआ था। मैंने उसी क्षण गौर किया कि उनके ज़्यादातर चित्र गहरे रंगों में समाविष्ट हैं, जैसे नीला, लाल, काला और पीला। एक चित्रकार से जुड़ी चीज़ें सहज ही उसके स्वाभाविक व्यक्तित्व का परिचय दे देती है। एक चित्र जो प्रदर्शनी में कला प्रेमियों के समक्ष होता है, वह अपने पीछे मूर्त वस्तुओं में भी अमूर्त की छाप छोड़ जाता है। अंततः कला भी अपने संपूर्ण रूप में एक यौगिक क्रिया है जो अस्थाई में स्थाई के भाव को निर्मित करती है। एक किस्सा उनके साक्षात्कार से जुड़ा है। अपने एक साक्षात्कार में रज़ा ने फूला नाम की बचपन की अपनी एक मित्र का जिक्र किया है। उनके द्वारा दिया गया कुछ पंक्तियों में फूला का जो जिक्र था मुझे उस साक्षात्कार का सबसे सुंदर हिस्सा लगा। इसलिए नहीं कि यह केवल एक लड़की के प्रति रज़ा की कोमल स्मृति थी, बल्कि इसलिए कि इस स्मृति का वर्णन करते हुए एक पल ऐसा लगा जैसे वे अपने उन्हीं बालपन के दिनों में पहुंच गए हैं। उस बालपन की पारदर्शी चमक और मुस्कुराहट उनके पूरे अस्तित्व में कुछ ही क्षणों में दिख गई थी। मैंने महसूस किया कि रज़ा एक चित्रकार के रूप में अपनी कलात्मक सृजन में जितने अबोध और पारदर्शी हैं, उनकी सृजनात्मक ऊर्जा भी उतनी ही पाक है जैसे तस्वीर के दाने। धन्यवाद पूनम जी। इस सत्र के अगले वक्ता हैं कुमार सुशांत जी। कुमार सुशांत मूलतः कलकत्ता में अध्यापक हैं और हिंदी की बहुत सारी पत्रिकाओं में लगातार लिखते रहते हैं। अभी पिछले दिनों प्रलेख से इनके द्वारा संपादित किताब जो है अशीनाबाद विविध परिप्रेक्ष्य छपी है। तो अपने खास अंदाज और विभागपन के लिए रज़ा के पिछले सत्रों से हम जानते हैं इनको, मैं आमंत्रित करता हूँ कुमार जी आप आएँ और अपनी बात रखें। यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार। रज़ा पे बात करने से पहले यह सोचना जरूरी होता है कि आज उनकी बात क्यों की जाए। उनको याद करने की आवश्यकता क्या है और इसी में उनकी प्रासंगिकता छुपी हुई है। रज़ा को अगर समझना हो तो उन्हें समझने के लिए सबसे अच्छा माध्यम है उनके पत्र, जो कि लगभग बहुत सारी, तो उन पे जो भी 2-3 किताबें आई हैं वो उनमें मिल जाएंगी आपको। अभी हमारे साथी मित्रों ने भी उन पत्रों का जिक्र किया। मध्य प्रदेश के प्राकृतिक वातावरण में पला भोला भाला शिशु अपनी चित्रात्मकता में इतना आगे निकल जाएगा कि एक दिन वह वैश्विक कलाकार कहलाएगा, यह किसी ने सोचा नहीं था। रज़ा पे एक दूसरे दृष्टिकोण से बात करना चाहता हूँ। वह दृष्टिकोण है, जैसा कि अशोक जी ने शुरुआत में ही कहा, कि साहित्य के लोग
अन्य कलाएं जो हैं उनकी आलोचना नहीं करते हैं या उनसे जुड़ते नहीं हैं। और बहुत कम लोग हैं जो कि अपने क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में आते हैं, और इन्होंने एक मौका दिया है समस्त युवाओं को इस क्षेत्र में आने के लिए। तो मैं रजा के चित्र कला और साहित्य का जो संबंध है उस पर मैं बात करूंगा। रजा साहित्य और चित्रकला के बीच अद्भुत समन्वय स्थापित करते हैं। जितना वे साहित्य से प्रभावित थे उतना ही वे साहित्य को भी प्रभावित करते हैं। रजा अपने चित्रों में पसंद की काव्य पंक्ति या कोई शब्द या श्लोक और कभी कभी पूरा एक पैराग्राफ तक लिखते हैं। इसकी शुरुआत वो 1963 में करते हैं। वो जोर दी इससे चित्र में लिखते हैं, आनो भद्रा कत्तो यंतु विश्वतो। इसके बाद वे 1967 में लिखते हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। इसके बाद के चित्रों में वे लगातार अपने चित्रों में कविता, कोई उक्ति, संस्कृत की एक पंक्ति या अंग्रेजी का कोई कोटेशन लिखते हैं। यहाँ यह ध्यान देने वाली बात है कि वे चित्र पर संस्कृत में लिखना शुरू करते हैं और उर्दू के शेर के साथ साथ सूफी संत के दोहे से होते हुए हिंदी और अंग्रेजी के कवियों की पंक्तियों को लिखते हैं। यहाँ पाठकों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि रजा ऐसा केवल लगभग 100 चित्रों में ही करते हैं, सभी में नहीं। जिन चित्रों में वे ऐसा करते हैं उनके विषय भी उन पंक्तियों से जुड़े हुए हैं, जैसे मानवाधिकार, चमत्कार, प्रकृति, पंचतत्व, हे राम, महाभारत, अमरकंटक इत्यादि। 2011 के एक रेखांकन में एक शेर वो लिखते हैं। वह शेर इस प्रकार है, कुछ नहीं तो कम से कम ख्वाबे सहर देखा तो है, जिस तरफ से देखा न था उस तरफ देखा तो है। इसी तरह वो आंचल शीर्षक में बने चित्र में, वो 2011 का यह चित्र है, उसमें वो लिखते हैं, सिर्फ लहरा के रह गया आंचल, रंग बनकर बिखर गया कोई, गर्दिशे खूं रंगों में पैदा हुई, दिल को छू कर गुजर गया कोई, फूल सा खिल उठा तसब्बुर में, सामने शौक भर गया कोई। अब उनकी जो है सूफी कवियों की जो वो पंक्तियां लेते हैं उसके एक दो उदाहरण मैं दे देता हूँ। 1998 में श्याम दो नामक चित्र में वो लिखते हैं, ज्यों ज्यों डूबत श्याम में त्यों त्यों उज्ज्वल हो। इसी तरह वे 2005 के चित्र जो कछु है सो तोर चित्र पर वो लिखते हैं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। और संस्कृत की उनकी पंक्तियां देख लीजिए। 1994 में बने नाद बिंदु चित्र में वो लिखते हैं, कृचि दस्योति बिंदु नाम। 1967 में बने इल ने पास प्लैंक चित्र पर उन्होंने लिखा है, न शुक्लम न कृष्णम न रक्तम न पीतम न कुब्जम न पीनम न हर्षम न दीर्घम अरूपम तथा ज्योतिकार तत्व तारे कोवशिष्टम शिव कवलोहम। वे अपने चित्रों में हिंदी की कविताओं को भी लिखते हैं। 1987 के शून्य नामक चित्र में लिखते हैं वो, इस तम शून्य में तैरती है जगत समीक्षा। 1968 में इन कोनी नामक चित्र में लिखते हैं, पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। ये तो कुछ उदाहरण हैं। यहाँ ये जो इस तरीके से वो लिख रहे हैं, इस पर उन पे कुछ आरोप लगे रजा पे बाद में। वो आरोप ये लगे कि रजा भारतीय संस्कृति को भुना रहे हैं, वो इसका फायदा उठा रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह थी कि वो
भारतीय संस्कृति को वैश्विक पटल पे ला रहे थे। अशोक वाजपेयी से रजा की मित्रता तो जग जाहिर है। उनकी 2 कविताओं को अपने चित्रों में उन्होंने स्थान दिया। 1997 के चित्र रोशनी में वे लिखते हैं, आओ जैसे अंधेरा आता है अंधेरे के पास, जैसे जल मिलता है जल से, जैसे रोशनी खुलती है रोशनी से। रजा अपने चित्र माँ में लिखते हैं। अभी हमारे साथी अनुशक्ति सिंह ने उस लाइन को कहा था, माँ जब लौट कर आऊँगा क्या लाऊंगा। यहाँ माँ का मतलब भारतवर्ष से है। उनकी माँ बचपन में ही चल बसी थी, तो भारत को कुछ देने की उनकी चिंता ही थी, जिसके कारण उन्होंने भारत को बहुत कुछ दिया। कुछ, और वो बहुत कुछ सीधे सीधे कहिए तो रजा फाउंडेशन उन्होंने दिया। हाँ, जहां युवाओं को मौका दिया जाता है, अगर यह चिंता ना होती तो यहाँ ना हम होते ना आप होते। अशोक वाजपेयी की कविता, उनके पहले कविता संग्रह शहर अब भी संभावना है कि चौथी कविता है। यहाँ पाठकों को याद रहे कि कविता के बाद चित्र बने, ना कि चित्र के बाद कविता। पहले इनकी कविता आई थी, उसको पढ़ने के बाद जो है वो चित्र बना था। रजा ने मराठी कविता को भी उकेरा है। आधी बीज एक ले, बीज अंकुर ले, रूप बाट ले, एका बीजा पोटी, तरु कोटि कोटि, जन्म धेती सुमने फले। रजा ने अपने चित्रों के माध्यम से भारतीय कवियों की कविताओं को वैश्विक पटल पर लाने का काम किया। उनके देवनागरी लिपि के अंकन के बारे में अशोक वाजपेयी लिखते हैं, ज्यादातर जब वे शब्द अंकित करते थे तो यह शब्द बहुत बाद में कमोबेश चित्र के पूरा होने के बाद आता था। वह महज वहां होता था और वे न तो यह चाहते थे चित्र शब्द में समाहित हो जाएं और न ही यह कि शब्द चित्र में समाहित हो जाए। वह दोनों को सह अस्तित्व के सहज चाक्षुष रिश्ते में बने रहने की गुंजाइश देते थे। वे हिंदी के आधुनिक कवियों से परिचित नहीं थे, इसलिए अशोक वाजपेयी से हिंदी के कवियों की कविताओं की पुस्तकों को मंगवाते थे। वे अज्ञेय के क्षण को भी जीते हैं और मुक्ति बोध के अंधकार को भी। उनके यहाँ, रजा के यहाँ भी क्षण और अंधकार का बहुत महत्व है। विनोद कुमार शुक्ल ने रजा के बहुत से चित्रों को देखा था। वे रजा के बारे में एक कविता लिखते हैं, कई बरस हो गए रजा के बनाए चित्र को मैंने देखा था, यद्यपि चित्र मेरे पास नहीं है, पर उसका देखना मेरे पास है। मैंने उस देखने को अपनी बसावट के असीम में टांग दिया है कि दृष्टि में रहे रेखा के फ्रेम के अंदर, लाल संध्या के रंग के, समय के बाद की रात का अंधेरा, गोल बुझे सूर्य के काले वृत्त का काला एक बिंदु है। प्रत्येक रात मेरे लिए खग्रास सूर्य का अनुभव और प्रत्येक दिन धीरे धीरे ग्रहण छूटने का कि सुबह हो रही है, जिसमें रंग भरा एक सूर्य वृत्त निकलता है। रजा का बनाया वृत्त इस तरह अपनी दिनचर्या में रात और दिन को टांग देता हूँ और अपने को बुलाने चित्र के सामने खड़ा होकर आवाज देता हूँ। रजा पर अशोक जी ने भी कविता लिखी। उनकी एक लंबी कविता जिसके 7 भाग हैं, उसमें से 6ठा भाग यहाँ उल्लिखित कर रहा हूँ, जिसमें रजा रंग और ज्यामिति के चित्र से संबंध बहुत ही खूबसूरत ढंग से उभर कर आया है। रंगों को कहाँ पता था कि उसमें प्रार्थना बसी है, ज्यामिति को आभास तक न था कि उसमें प्रार्थना का विन्यास है, चित्र कहाँ जानता था कि वह प्रार्थना पुस्तक का एक पृष्ठ है। तुम अपने घुटनों के बल ना भी बैठे हो
तुम्हारा माथा विनय में ना भी झुका हो, तुम्हारी उंगलियां सब कुछ को भूलकर सिर्फ रंगों से ही क्यों ना उलझी हो, तुम हर समय प्रार्थना में हो क्योंकि यह सारा संसार तुम्हारे लिए है, एक और असमाप्य प्रार्थना। और अंतिम में एक बात, वह यह कि अगर उनकी पत्नी जानीन ना होती तो शायद रजा इतने बड़े चित्रकार न बन पाते। वह अपने एक मित्र को भी सलाह देते हैं कि तुम अगर चित्रकार हो तो चित्रकार से ही शादी करो। उनकी पत्नी भी जानीन अच्छी कलाकार थी। उनके मरने के बाद यह भी सच है कि उनका जीवन बहुत ही कष्टकारक हो गया था, और अगर अशोक वाजपेयी ना होते तो उनके बहुत सारे चित्र हम लोगों के बीच आ ही नहीं पाते। इसलिए जितना जनीन का योगदान रहा उतना ही उनके जीवन के उत्तरार्ध में अशोक वाजपेयी का। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कुमार सुशांत जी, आपका धन्यवाद। हमारे जो अगले वक्ता हैं प्रवीण कुमार जी, वो हिंदी कहानी का एक परिचित नाम है। पहले छबीले रंग बाज का शहर उनका नाम ही हो गया था। छबीले रंग बाज का शहर नाम से कहानी संग्रह लिखा। अभी फिर हाल ही में दूसरा कहानी संग्रह आया है, वास्को डी गामा का साइकिल। पहले कहानी संग्रह के लिए इन्हें डॉक्टर विजय मोहन सिंह युवा कथा पुरस्कार मिल चुका है, और अमर उजाला समूह का शब्द सम्मान थाप से सम्मानित हैं। हिंदी के लेखक भी हैं और हिंदी के टीचर भी हैं। सत्यवती कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापक हैं। प्रवीण जी, आप